हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कि आजकल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं। देखिए, रिसेंटली न्यूज़ आपको न्यूज़पेपर्स में या फिर टीवी चैनल्स के थ्रू देखने को मिलेगी कि रिसेंटली जो चाइना है उसने ताइवान के पास एक जो मिलिट्री ड्रिल है, एक अपनी जो नेवी की ड्रिल है उसको कंडक्ट किया है। और ये जो ड्रिल है इसके अलावा ये कोई एक दिन की इवेंट नहीं है या फिर कोई एक दिन ही चीज़ ये देखने को हमें नहीं मिली है। ये अब सेकंड डे के फेज में भी ये पहुंच चुकी हैं। और कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है या फिर इस तरह का एक माहौल जो है वो क्रिएट हो रहा है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि जिस तरह से एक वॉर लाइक सिचुएशन या फिर एक जो वॉर चली हुई है रशिया यूक्रेन में, उसी तरह की कोई चीज़ जो है हमें ताइवान और चाइना के बीच में भी देखने को मिल सकती है। बात करेंगे इस इशू के बारे में और इस पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो इस लेक्चर का या फिर सेशन का एस्पेक्ट रहेगा वो ये कि अगर किसी भी तरह से ये जो कन्फ्लिक्ट है बढ़ता है तो उस केस में जो इंडिया है उसके ऊपर किस तरह से इफेक्ट इन सब चीज़ों का रहने वाला है। वेलकम यू ऑल, वेलकम टू द निम्बस डिफेंस एकेडमी। आज के सेशन में हम इसी जो सेशन है इसके अंदर इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये सबसे पहले बात करें तो ये CNN न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, उसका स्क्रीनशॉट है, स्निप है, जिसके अंदर न्यूज़ है कि चाइना लॉन्चेस मिलिट्री ड्रिल्स फ्रॉम द मल्टीपल डायरेक्शन अराउंड द ताइवान टेस्टिंग यूएस रिजॉल्व। अब देखिए, यहाँ पे दो तीन चीज़ें समझने वाली क्या है। एक तो नाम आ रहा है चाइना का, दूसरा आ रहा है ताइवान का और तीसरा नाम आ रहा है यूएस का। यूएस का नाम कैसे आ रहा है? क्योंकि चाइना और ताइवान ये तो दोनों आसपास ही आपको देखने को मिल जाएंगे चाइना सी के पास, लेकिन जो यूएस है वो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में या फिर दूसरी तरफ आपको देखने को मिल रहा है, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ। तो यूएस इस चीज के अंदर कैसे इन्वॉल्व होगा? देखिए, यूएस जो है उनका ताइवान के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। और ताइवान के साथ अच्छे रिलेशन होने की वजह से यूएस ने कई बार अपने डिफरेंट डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू या फिर कई बार जब मीटिंग्स होती हैं उनके थ्रू ये बात कही है कि अगर किसी भी केस में चाइना जो है एनेक्स करता है या फिर एक्वायर करने की कोशिश करता है ताइवान को, तो उस केस में यूएस जो है ताइवान का साथ देगा, ठीक है। तो ये एक चर्चा का मुद्दे बनता है हमारे लिए एज ए इंडियंस। हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है या फिर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो उस केस में डेफिनेटली इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। वी विल स्टार्ट अवर सेशन विद द हिस्ट्री ऑफ द चाइना एंड ताइवान। देखिए, हुआ क्या। सबसे पहले बहुत ज़्यादा हम बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री चाइना के बारे में जान के हमें फ़ायदा नहीं है। हमें थोड़ा सा हिस्ट्री जानना जरूरी है, उसके बाद उसको करंट से समझने की पर्सपेक्टिव करंट का समझने की जरूरी है। सबसे पहले चाइना के अंदर अगर बात करें, चाइना के अगर आप मैप की बात करें तो मैं आपको चाइना का जो मैप है वो दिखा देता हूँ। ये चाइना का मैप है, ठीक है। चाइना के अंदर सबसे पहले क्विंग डायनेस्टी, QUING, ये क्विंग डायनेस्टी जो है रूल किया करती थी। और इस डायनेस्टी का जो रूल था वो बहुत लंबे समय तक, इवन आपके 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक आपको देखने को मिलता है। इट्स लाइक जैसे डायनेस्टी हम जब शब्द यूज करते हैं, जैसे कि आपके इंडिया में अगर बात करें तो मुगल एम्परर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो मुगलों का जो एम्पायर है वो भी बहुत लंबा समय चला था, ठीक है। लेकिन एट द एंड हमें क्या देखने को मिलता है कि मुगलों का एम्पायर भी जो है वो वीक हो जाता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे क्विंग डायनेस्टी एक रूल किया करती थी। और उस क्विंग डायनेस्टी का रूल भी जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में आपका वीक होना शुरू हो जाता है। अब जब ये डायनेस्टी वीक होना स्टार्ट हो जाती है, अभी ये एज अ कंट्री हम चाइना को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अभी ये डायनेस्टी है। जिस तरह से मुगल एम्पायर था, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे, तब हमारी बाद में जाके हमारा देश जो है एक कंट्री के तौर पे, देश के तौर पे नजर आया था। सेम उसी तरह से चाइना भी अभी डायनेस्टी ही था, ठीक है। वो जब डायनेस्टी वीक हो जाती है तो चाइना जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इन द सेंस कि पहले डायनेस्टी रूल कर रही थी, एक स्ट्रॉन्ग एम्परर हुआ करता था, लेकिन बाद में जब वो डायनेस्टी वीक हो जाती है उसके बाद जो इतना बड़ा चाइना का एम्पायर उन्होंने कब्जा कर रखा था या फिर रूल कर रहे थे, वो छोटे छोटे पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाता है। अब ये जो दौर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वो वाला दौर है 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ की बात करें, 1920-25, ये उन समय की बात है जिस टाइम पे आइडियोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट या फिर आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी लोगों की। किस तरह से? अगर बात करें रशिया की तरफ की मैं बात करूं तो रशिया वाली साइड में आपकी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी। यूएस की बात करें तो उस तरफ में आपका कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी। इसके अलावा डेमोक्रेसी जैसे कंसेप्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज के अंदर पॉपुलर हो रहे थे, लोकतंत्र के कंसेप्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑल ओवर वर्ल्ड में डेवलप हो रहे थे। सेम चीज़ हमें चाइना में भी देखने को मिलती है। चाइना में क्या हुआ कि चाइना में दो लीडर्स हुआ करते थे। एक आपके माओ जेडांग थे, एक आपके क्विंग क्यांग काई शेक जो थे वो थे, ठीक है। तो ये दो लीडर्स थे। इनमें जो माओ जेडांग थे उनकी जो आइडियोलॉजी थी
वो आइडियोलॉजी उनकी बेस थी किस पे? कम्युनलिज्म पे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे, जो कि रशिया फॉलो करता था। बट अगर हम ज़्यादा उस आइडियोलॉजी के अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस डेफिनेटली उनके बीच में भी है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, क्योंकि जो रशिया का जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है चाइना की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, बट इन कंपैरिजन टू दी जो कैपिटलिज्म है उसके तो बहुत ही अपोजिट आपको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिलेगी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो वो सिंपली ये कहती हैं कि जो ज़्यादातर जो पावर्स होंगी वो आपकी सरकार के हाथ में होगी, सरकार डिसाइड करेगी लोगों के लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, और सरकार जो होगी उसके मतलब जो गवर्नमेंट होगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी इन शॉर्ट। इसके अगर अपोजिट बात करें तो हमारे यहाँ पे इंडिया में डेमोक्रेसी है, बट वो जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अपोजिट है, क्योंकि डेमोक्रेसी कहते हैं कि मैक्सिमम पावर इट इज लाइज विद इन दी हैंड ऑफ द पीपल, आम लोगों के हाथ, जो लोग हैं उनके पास ही पावर देखने को मिलेगी। खैर, चाइना की बात करें तो माओ जेडोंग आपके कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले हो गए, ठीक है। चियांग काय शेक जो हो गए वो आपके नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी या फिर डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी की हम बात करें वो वाले होंगे। मतलब कि चियांग काय शेक जो थे वो बात करते थे कि देश में जो ये चाइना है यहाँ पर क्या होगा कि लोगों के हाथ में ज्यादा पावर होगी, सरकारों का इंटरफेरेंस कम होगा। माओ जेडोंग की अगर बात करें तो वो आपके कहते थे कि सरकार का ही इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा होगा, लोगों के पास पावर्स कम होगी। अब दोनों दोनों अपने उस पर देखा जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू से सही थे, क्योंकि जो चियांग काय शेक थे वो एक मॉडर्न थॉट्स के बारे में बात कर रहे थे जो उस टाइम पे डेवलप हो रहे थे, डेमोक्रेसी, लोगों के बीच में राइट्स, ये सब चीजें। और माओ जेडोंग जो थे वो कह रहे थे क्योंकि चाइना की जो सोसाइटी है बेसिकली दैट सोसाइटी वाज अ पीजेंट सोसाइटी, मतलब वहां पे किसान ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है। तो किसान जो है उनको सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि माओ जेडोंग जो कहते थे कि अगर हम यूएसए का एग्जांपल ले या फिर वेस्टर्न कंट्रीज का एग्जांपल ले जो कि कैपिटलिस्टिक या फिर डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, तो वहां पे इनडिफरेंसेस इन दी सोसाइटी वो बहुत ज्यादा है, इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। तो माओ जेडोंग चाहते थे कि चाइना में वो ना हो। खैर, जैसे मैंने बताया कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने हिसाब से देखा जाए तो सही था। बट अब यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि अब हमें देश जो है वो चाइना एज ए कंट्री की फॉर्मेशन हमें होती हुई नजर आएगी। ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से जो नेशनलिस्टिक या फिर नेशनलिज्म वाली आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे चियांग काय शेक वाले, और माओ जेडोंग जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे, उनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। दोनों लोग इस देश को या फिर दोनों आइडियोलॉजी के जो लोग थे इस देश को अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से डेवलप करना चाहते थे। इसमें एक सिमिलैरिटी है कि आपका जो चाइना है वो एज ए कंट्री बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एज ए कंट्री तो कम्युनिस्ट भी कह रहे हैं, जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं वो भी, कि हमें एक देश बनाना है जिसमें एक यूनिफाई देश होगा, ये वाला पूरा, ठीक है। अब ये चीज इस कंफ्लिक्ट में इसको यहां तक अभी रोक देते हैं कि दो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। अब इसमें आपको एक और चीज जानने की जरूरत है। बेशक चाइना आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ा एक कंट्री है, और एशिया में अगर देखा जाए तो लगभग आपका सबसे पावरफुल कंट्री आपको चाइना देखने को मिलेगा। बट हमेशा से ऐसा नहीं था, ठीक है। यहाँ पर आपका जो जापान है, ये वाला हिस्सा जो जापान में आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, जापान पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। आज के टाइम पे जापान हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल जो जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त पे आपका जापान जो है, मतलब 1894 95 के दौरान की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जापान उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, और क्योंकि ये जो क्विंग डायनेस्टी जिसकी हमने शुरुआत में बात की वो वीक हो रही थी, इस वजह से जापान ने चाइना के हिस्से पे अटैक कर दिया था। तो ये ऊपर मंचूरिया वाला हिस्सा है चाइना का, ठीक है, यहाँ पे जापान ने कब्जा कर लिया। इस तरफ का जो आपका ईस्टर्न चाइना का हिस्सा है, यहाँ पर जापान ने अपना जो है वो कब्जा स्थापित कर लिया। उसके बाद जापान के साथ ये फर्स्ट सीनो जापान वॉर है, सीनो हम चाइना के लिए टर्म यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड वॉर हमें फिर देखने को मिलती है, जो कि आपकी 1939 के अराउंड 1935 के अराउंड स्टार्ट होके 45 तक चलती है। मतलब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर भी आपका 1945 में खत्म हो गया था। अब ये जो सेकेंड वॉर थी उसमें अगर देखें तो आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जापान है उसके ऊपर बॉम्ब गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी दो इंपॉर्टेंट सिटीज पे बॉम्ब गिराए थे, जिसकी वजह से जापान का जो डिफेंस है, इकोनॉमी है, कंट्री है, वो पूरी तरह से शैटर हो गया था, बिल्कुल ही निचले स्तर पे चला गया था। तो जापान अब ये वाला जो सेकंड वाला जो यहाँ पर चाइना में उसने अपने टेरिटरीज थी, उस सभी टेरिटरीज को जापान को छोड़ना पड़ता है। अब क्या चीज हमें देखने को मिलती है कि चाइना एक कंप्लीट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, मतलब दो वॉर्स चाइना जो है वो झेल चुका है, और उसके बाद यहाँ पे दो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी चाइना के अंदर देखने को मिल रहे हैं।
अब यहाँ पर हमारी आगे की जो स्टोरी है उसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है कि कम्युनिस्ट और चियांग काई शेक वाले और माओ जेडोंग वाले जो अलग अलग सपोर्टर्स थे आइडियोलॉजी वाले, वो एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट करते हैं चाइना के अंदर। अब ये जो कंफ्लिक्ट है ना ताइवान का, बेसिकली ये कंफ्लिक्ट ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से अराइज होता है। यहाँ पे कोई टेरिटोरियल कंफ्लिक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई और समस्या नहीं है, बट मुद्दा जो शुरुआत हुई थी वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से हुई थी। जो कम्युनिस्ट थे उन लोगों ने ये जो नेशनलिस्ट, पहला एक समय ऐसा आता है जिस टाइम पे नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पे हावी होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर यूएस जो है जो नेशनलिस्ट लोग थे उनकी सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि यूएस की और नेशनलिस्ट जो लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी सेम है। बट फिर उसके बाद क्या होता है, जो चाइना है उसकी सपोर्ट के लिए रशिया आता है, क्योंकि रशिया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, चाइना भी, वो जो माओ जेडोंग वाले सपोर्टर्स थे वो भी आपके कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो एट द एंड अगर हम बात करें तो इन दोनों की फाइट में, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में, जो आपके कम्युनिस्ट थे उन्होंने नेशनलिस्ट को पूरे चाइना से खदेड़ा, और यहाँ पर जो आपका ताइवान वाला हिस्सा है यहाँ पे उनको मजबूरी में जाना पड़ा। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ये पूरा जो चाइना था यहाँ से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सबसे ज्यादा ऊपर आने लगी, और उसकी वजह से जो भी नेशनलिस्ट या डेमोक्रेटिक जो आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे या राइट्स को मानने वाले लोग थे, उन सभी को चाइना से निकाल दिया गया, और वो सारे जाकर यहाँ पे ताइवान में, ये वाली जो जगह है ताइवान, यहाँ पर जाकर उनको मतलब वो वहां पर चले गए। ठीक है, वहां पर उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। अब चाइना ये वाला जो एरिया है, ताइवान वाला एरिया, इसको इन्होंने एक नई देश के तौर पे तो बनाया, बट इन्होंने इसका जो नाम रखा उसका नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना। आरओसी इसका ताइवान का नाम है। मतलब अगर गूगल पे भी देखेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि वहां पे रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा हुआ है और साथ में ब्रैकेट में ताइवान लिख रखा है। तो ये इस कंट्री का ऑफिशियल नेम है। ये जो चाइना है इसका जो ऑफिशियल नेम है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये भी चाइना है ये भी चाइना है, तो असली चाइना कौन सा है? दरअसल जो कम्युनिस्ट पार्टी है जो चाइना पे रूल करती है उनका मानना ये है कि क्योंकि ये ताइवान उन्हीं का हिस्सा है, ठीक है, चाइना का ही पार्ट है, तो किसी ना किसी दिन जो चाइना है इन पर अटैक कर कर ये ताइवान को अपने में मिला लेंगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है। जो ताइवानीज है या फिर ताइवान के लोग हैं जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान जो कंट्री है, ये कहती हैं कि ये जो पूरा चाइना है इस चाइना से इन्हें जबरदस्ती यहाँ से भागना पड़ा, बट किसी ना किसी दिन ये जो पूरा चाइना है इस आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा और ताइवान के या फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो लोग हैं इस चाइना पर रूल करेंगे। मतलब दोनों एक दूसरे को अपना हिस्सा बताते हैं और दोनों ये क्लेम करते हैं कि किसी ना किसी दिन वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो कब्जा करेंगे, वहां पे अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे। अब ताइवान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आता है, क्योंकि ताइवान का डिफेंस, मिलिट्री या हर चीज जो है वो आपको कम नजर आएगी चाइना के कंपैरिजन में। और चाइना की एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं वन चाइना पॉलिसी, दैट इंक्लूड्स कि चाइना जो है वो पूरा जो क्विंग डायनेस्टी में हिस्सा आता था उस सारे हिस्से को एक चाइना में मिलाएगा, जो कि बहुत पुरानी बात है। उसमें ताइवान भी आता है आपका, ठीक है। तो वो उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है चाइना। अब खैर ये आगे की डेवलपमेंट होगी, जैसा होगा वो देखा जाएगा, बट मैंने आपको पूरा कन्फ्लिक्ट समझा दिया कि किस तरह से ये चीजें आपकी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में देखने को मिलती हैं। तो अगर बात करें, ये सारी चीजें आपकी आज के टाइम पर है, ठीक है। तो अब इसकी जो हिस्ट्री है वो आपको पता लग गई। तो आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि चाइना जो ताइवान है वहां पर अपने कुछ एक्सरसाइज जो है वो कर रहा है, जिसमें आपके बहुत सारे वॉरशिप्स इन्वॉल्व है, एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एक टेंशन का मुद्दा बनता है। आगे अगर बात करें, जो मैंने सारी चीजें पढ़ाई हैं आपको भी बताई हैं, वही सब चीजें आपको देखने को मिलते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है वो 1949 में स्टार्ट हो जाता है, जब चाइना के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपके जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे और जो नेशनलिस्ट को फॉलो करने वाले थे उनके बीच में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे को मारना वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद ताइवान, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये सारे उन लोगों को जो कि डेमोक्रेसी या फिर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं बाहर निकाल देते हैं। ताइवान वाले वो जो लोग हैं वो सारे ताइवान में जो नई कंट्री है उसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो ताइवान है वो अपने आप को आगे ज्यादा और डेवलप करना शुरू कर देता है एज ए कंट्री। चाइना आज भी क्लेम करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, ताइवान क्लेम करता है कि चाइना जो है वो उसका मेनलैंड जो है चाइना वो ताइवान का ही पार्ट है, या फिर वो पूरा मिलके उसको कैप्चर करेंगे, ठीक है। इससे आगे अगर बात करें
जो मैंने आपको बताया चाइनीज सिविल वॉर, ये इन दो लोगों की जो पिक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पर ये जो पर्सन नजर आ रहे हैं आपको, ये माओ जेडांग है और यहाँ पे चियांग काई शेक है, ठीक है। जो दूसरे पर्सन नजर आ रहे हैं वो आपको चियांग काई शेक नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से ही चाइना और ताइवान के बीच में वॉर देखने को मिलती है। अब अगर बात करें चाइना, जो ताइवान है उसका सिस्टम क्या है, वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और चाइना के अंदर आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है। मतलब ताइवान के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, चाइना के अंदर आपकी एक सिंगल पार्टी ही रूल करती है हमेशा के लिए और वही कर रही है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उसके बाद इंडिपेंडेंट मिलिट्री है ताइवान की, चाइना से बिल्कुल अलग है। ताइवान जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तौर पे ऑपरेट करता है, चाइना नहीं करता है। और डिफेंस फोर्सेज या फिर ताइवान जो है उसकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, सब कुछ मतलब एक जैसी कंट्री होती है उस तरह से ताइवान जो है वो चल रहा है। आगे अगर बात करें इन सब चीजों के बीच में, अब पूरे वर्ल्ड की जो अदर कंट्रीज हैं उनका क्या मानना है, या फिर पूरे वर्ल्ड के जो अदर कंट्रीज हैं उनका क्या स्टैंड है इस चीज के ऊपर, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए यूएस जो है वो ताइवान की जो आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करता है या फिर ताइवान का जो मुद्दा है उसको सपोर्ट करता है। ज्यादातर कंट्रीज चाइना को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, मतलब ज्यादातर कंट्रीज चाइना को मानती है कि जो ताइवान है इट इज द पार्ट ऑफ द चाइना, बट यस देयर आर फ्यू कंट्रीज जो कि मानती है कि ताइवान जो है वो एक डिफरेंट कंट्री है, ठीक है। तो ये आपका अगर देखा जाए तो प्लस पॉइंट जाता है चाइना की तरफ को, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज वन चाइना की जो आइडियोलॉजी है, फिर चाइना जो कहता है कि ताइवान उसका पार्ट है, उसको सपोर्ट करने वाली है। इसके बाद अगर बात करें, वैसे अगर कुछ भी इस तरह का होता है तो यूएस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ताइवान की सपोर्ट में आएगा, ऐसा बहुत बार उन्होंने अपने अलग अलग प्रेस ब्रीफिंग के अंदर कहा है, बट ये देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। अब अगर बात करें जो टेंशन्स हैं अगर वो बढ़ती रही तो उससे क्या होगा, आपका मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा बहुत कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, जैसे आपका यूक्रेन और रशिया वाले उसमें देखने को मिलता है, सेम चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। ताइवान को अपने जो डिफेंस है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अदर कंट्रीज के साथ टाइज जो है वो और स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तभी अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है उसमें ताइवान स्टैंड कर पाएगा। इसके अलावा बताएं तो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू या फिर अदर पीसफुल टॉक्स के थ्रू भी ये जो मुद्दा है उसको सॉल्व किया जा सकता है। बट अगर एक केस लगा के देखें जिसमें हम मान के चलें कि ये जो मुद्दा है वो बिल्कुल सॉल्व नहीं होता है और जो चाइना है वो प्रॉपरली ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है, तो वी इंडियंस एज ए इंडियंस हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री को क्या प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले चीज स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री प्रेशर जो है इंडिया के ऊपर देखने को मिलेगा। चाइना बिकेम मोर एजर्टिव और विन जो ताइवान के ऊपर होगी उसकी वजह से चाइना का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उसकी वजह से ताइवान जो चाइना है वो इंडिया और उसके बॉर्डर एरियाज में जो चाइना के साथ हमारा कंफ्लिक्ट चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न सेक्टर, सेंटर सेक्टर या वेस्टर्न सेक्टर में, उन सभी जगह पे जो चाइना है वो और ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर पाएगा इंडिया के लिए। इसके अलावा अगर बात करें जो ट्रेड रूट्स हैं उनके ऊपर थ्रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना के अगर आप मैप में देखें तो चाइना के पास से जो बहुत सारे कमर्शियल वेसल्स हैं वो गुजरते हैं। तो अगर चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेता है तो डेफिनेटली ताइवान की जो टेरिटरी है वहां से आगे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन्स बनते हैं, ठीक है, सी के अंदर, जहां पर कंट्री के ही राइट्स होते हैं जो जो वहां पर है। जैसे कि ताइवान जो है वहां से 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक वो जो राइट्स होंगे वो सारे चाइना को मिल जाएंगे अगर चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेता। अभी ताइवान तो डेमोक्रेटिक है तो वहां पे कोई अभी इशू नहीं है, बट स्टिल अगर चाइना वहां पे कब्जा कर लेता तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारे ट्रेड रूट्स जो है वहां पर थ्रेट जो है वो एक पैदा हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो चाइना अगर ताइवान पे कब्जा कर लेता है तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी की बात करें, वो सारी अंडर सीरियस थ्रेट में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि चाइना को हम एक बहुत अच्छा अपना जो नेबर है वो मान के नहीं चलते हैं और चाइना की वैसे भी अग्रेसिव पॉलिसी है, तो ये अच्छा नहीं होगा इंडिया के लिए किसी भी तरीके से अगर चाइना ताइवान पे कब्जा जो है वो कर लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके जो दिमाग है उसमें जो एक टॉपिक को डेवलप करने में हेल्प करेगी। कोई भी जो टॉपिक आप समझते हैं उसमें इंडिया का पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपके जो एग्जाम्स हैं वहां उसके लिए क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो चीजें हैं यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो अदर कैंडिडेट्स हैं
जो डिफेंस में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो चीज़ें हैं वो हेल्पफुल हो सके। और ये करंट का टॉपिक है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस आपको बनते ही बनते हैं, चाहे हिस्ट्री से आ जाए रिलेट करके, ज्योग्राफी से आ जाए, या फिर इकोनॉमी से, या फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी से आ जाए, ठीक है। तो बट यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके डेफिनेटली बनते हैं। अगली बार मिलेंगे आपसे नए सेशन के दौरान, तब तक के लिए थैंक यू।